हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। जो बच्चे अभी भी क्लास में आए हैं प्लीज़ अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें, लाइक का बटन दबा दें, आपकी अटेंडेंस मेरे पास पहुंच जाएगी। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ क्लास को बीच में छोड़ करके ना जाएं, क्योंकि मैं क्लास 9th उपभोक्तावाद की संस्कृति चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाली हूँ। अगर आप इस क्लास को छोड़कर बीच में ही चले जाते हैं तो आप कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट ज़रूर मिस कर देंगे। अगर पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आसान भाषा में समझना है तो क्लास को पूरा अटेंड करें और क्लास के लास्ट में अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। बच्चों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। आपको इस क्लास में ऐसी ही फीलिंग मिलेगी जैसी आपको अपनी लाइव क्लास में मिलती है। आप अपने स्कूल की क्लास में बैठते हैं। अगर आपने स्कूल की क्लास में चैप्टर मिस कर दिया है तो यहाँ पर आपको वही फीलिंग आएगी कि आप अपनी ही टीचर से क्लास में पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको उपभोक्ता का अर्थ समझा देती हूँ। उपभोग करना, उपभोग का अर्थ है किसी चीज़ का प्रयोग करना, चाहे वो खाने की चीज़ है, पहनने की चीज़ है या इस्तेमाल में लाने की चीज़ है। किसी भी चीज़ को खरीद करके जब हम उसे यूज़ करते हैं तो उसे उपभोग कहते हैं और उपभोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता होता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि मैं बाज़ार से जा कर के कोई शैम्पू की बोतल खरीद करके लाई और मैंने उस शैम्पू को अपने बाल धोने के लिए यूज़ किया, तो वो जो यूज़ करने का प्रोसेस है वो हो गया उपभोग और मैं हो गई उपभोक्ता। और उपभोक्तावाद मतलब कि इस उपभोक्ता का एक चलन, एक ट्रेंड। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये चैप्टर लेखक ने हमें ये बताने के लिए लिखा है कि आज हम किस तरह से किसी भी वस्तु के लिए मरे जा रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि क्या वो वस्तु हमारे लिए उपयोगी है या नहीं, या उसका हमारे जीवन में कोई लाभ है या नहीं। इससे हमें कुछ लेना देना नहीं। वो कितनी महंगी है, कितनी सस्ती है, क्या हम उसे अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम ये सब कुछ नहीं देख रहे हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट्स, विज्ञापन में किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है तो हम सिर्फ विज्ञापन को देखते हैं और उस वस्तु को खरीदने के लिए बाज़ार की तरफ दौड़ जाते हैं। हम दूसरे लोगों को देखते हैं जो उन चीज़ों को खरीद सकते हैं, वो कैपेबल है, उनका पैसा है, वो खरीद रहे हैं, तो हम भी उनका अंधा अनुसरण करना चाहते हैं यानी कॉपी करना चाहते हैं। तो ये सब कुछ गलत हो रहा है। लेखक हमारा ध्यान इस तरफ आकृष्ट कराना चाहता है कि हम इस अंधी दौड़ में शामिल ना हों। हम वस्तु की गुणवत्ता को पहचान कर और अपनी ज़रूरत को पहचान कर ही किसी वस्तु को खरीदें, ना कि सिर्फ इसलिए कि वो बाज़ार में अवेलेबल है, लोग उसे खरीद रहे हैं तो हम भी उसे खरीद लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात को समझाने के लिए लेखक ने पाठ के अंदर बहुत सारे रोचक एग्जाम्पल्स लिए हैं जिन्हें पढ़कर सुनकर बच्चों को अक्सर हंसी भी आती है और मज़ा भी आता है। तो हम शुरू करते हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति। लेखक कहता है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि हमारा जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। हमारे जीने की शैली यानी ढंग में परिवर्तन आ रहा है और हम उपभोक्तावाद की तरफ बढ़ रहे हैं। आज बाज़ार में जितना भी उत्पादन प्रोडक्शन किया जा रहा है वो सिर्फ हमारे
भोग के लिए है, हमारे सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। अब लोग उपभोग भोग को ही सुख मानते हैं, यानी वस्तुओं को बाजार से खरीदना और उन्हें प्रयोग करना, यही सबसे बड़ा सुख है आजकल के लोगों के लिए। उत्पादन हमारे लिए होता है, जो भी चीज़ें बाजार में आती हैं वो हमारे लिए होती हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में हमारा चरित्र भी बदल रहा है। हम उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। लेखक कहते हैं कि आजकल बाजार में विलासिता की सामग्रियां भरी पड़ी हैं। विलास मतलब आनंद की सामग्रियां भरी पड़ी हैं जो हमको लुभाती रहती हैं, और निरंतर लगातार उनकी कोशिश ये रहती है कि हम उनकी तरफ आकर्षित हो जाएं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही देख लीजिए आप, चाहे टूथपेस्ट, एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। किसी टूथपेस्ट का विज्ञापन होता है कि ये दांत को मोती जैसा चमकीला बना देता है, ये मुंह में दुर्गंध नहीं आने देता है, मसूड़ों को मजबूत करता है, पूरी सुरक्षा देता है। किसी पेस्ट का मैजिक का फार्मूला है, कोई बबूल नीम से बना हुआ है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा वनस्पति को खोज करके बनाया गया है। हम चाहे इनमें से कोई भी चुन लें। पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए, आकार, रंग, बनावट सब में बहुत बढ़िया होना चाहिए। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी हमें होना चाहिए। इतना ही नहीं, ये लिस्ट तो बहुत लंबी है, पर इन चीज़ों को अगर हम खरीदते हैं तो हमारा बिल भी उतना ही बड़ा आएगा। जिसका बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा है उसी चीज़ को सब लोग खरीदते हैं, और ब्रांडेड चीज़ें लोग खरीदना पसंद करते हैं जो बहुत महंगी होती हैं। सौंदर्य प्रसाधन मतलब मेकअप का सामान जो होता है, कि भीड़ तो इतनी है उन चीज़ों की, भीड़ मार्केट में, कि देखने वाला हैरान रह जाता है। और हर महीने इनमें नई चीज़ें और जुड़ती जाती हैं। एक साबुन ही ले लीजिए आप, किसी में हल्की खुशबू आती है, किसी में तेज़ खुशबू आती है, किसी में शरीर ताज़ा रहता है। एक साबुन ऐसा है जो पसीना रोकता है, दूसरा साबुन ऐसा है जो आपके जम्स को रोकता है। एक साबुन ले लीजिए, इसे सारे फिल्म स्टार यूज़ कर रहे हैं, उनके सौंदर्य का रहस्य ही ये साबुन है, उनका मनपसंद साबुन है। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं तो यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं तो शुद्ध गंगाजल से बना हुआ साबुन ले लीजिए। चमड़ी को नरम रखना चाहते हैं तो और भी एक महंगा साबुन है, आप उसको ले लीजिए। अब जितनी भी पैसे वाली महिलाएं हैं हमारे समाज में, उनकी ड्रेसिंग टेबल आप देखेंगे ना तो 30 हज़ार की सौंदर्य सामग्रियाँ, मतलब जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं वो 30 हज़ार के उनकी ड्रेसिंग टेबल पर पड़े रहते हैं। अगर वो इतने महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स ना खरीदें तो समाज में भाई उनको अपनी रुतबा भी तो दिखाना है, हैसियत भी तो दिखानी है। औरतों की बात क्यों करें भाई, पुरुष भी आजकल तो पीछे नहीं है, उनसे भी देख लो, साबुन तेल एक से एक लगाते हैं, आफ्टर शेव लोशन लगाएंगे। मेल्स की जो लिस्ट है उसमें दर्जन 2 दर्जन चीज़ें जुड़ गई हैं। अब तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें यूज़ करने लगे हैं। पहले तो महिलाएं सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करती थी, अब पुरुष भी करने लग गए हैं। अच्छा, इस सामग्री को छोड़िए, हम बात करते हैं परिधान की। परिधान मतलब कपड़े जो हम पहनते हैं, कॉस्ट्यूम्स, ड्रेसेस। जगह जगह पर बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिज़ाइन के कपड़े बाज़ार में आ गए हैं। कोई ट्रेंड में हैं, कोई बहुत महंगे हैं। ये पिछले साल का फैशन है, अगर पिछले साल का पहना तो बड़ी शर्म की बात है। घड़ी देखिए जो हम हाथ में पहनते हैं, पहले क्या होता था, घड़ी इसलिए पहनी जाती थी कि वो समय दिखाती थी, हमें टाइम देखने की जरूरत पड़ती थी तो हम घड़ी में देख लेते थे। लेकिन आज क्या है कि ये 50-60 हज़ार की, लाख, 2 लाख, 10 लाख की घड़ियां पहनी जा रही हैं। समझ में नहीं आता है कि ये टाइम दिखाने के लिए है या किस लिए है भाई इतनी महंगी घड़ी। आजकल आप देख लीजिए, हमें म्यूज़िक चलाना नहीं आता, हमें म्यूज़िक की कोई समझ नहीं है, लेकिन म्यूज़िक सिस्टम हमारे घर में महंगा वाला ज़रूर होता है। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे जाते हैं, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए भी कंप्यूटर खरीदे जाते हैं। आजकल मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास टैब है, मेरे पास बड़ा सा मोबाइल है, ये कहने वाले कितने लोग हैं, सब हाथ में लिए घूमते रहते हैं। पहले से जब मोबाइल चले थे, छोटे छोटे मोबाइल कीपैड वाले होते थे, जेब में डले रहते थे, लेकिन अब देखो लड़के लड़कियां खूब हाथ में लेके सड़कों में घूम रहे हैं। खाना खाने जाएंगे तो 5 स्टार होटल में जाना है, अब तो शादियां भी 5 स्टार होटल में होती हैं। अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो 5 स्टार हॉस्पिटल्स में ही हम एडमिट होना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि छोटे मोटे अस्पतालों में तो अच्छी सुविधा होगी नहीं, अच्छा इलाज होगा ही नहीं, इसलिए हम 5 स्टार हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। अच्छा, पढ़ाई की बात अगर हम कर लें, आप लोग छोटे बच्चे हैं तो आप ही देख लीजिए आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं। कॉन्वेंट स्कूल में सब बच्चे पढ़ना पसंद करते हैं, जो 5 स्टार स्कूल्स होते हैं जिसमें बहुत फैसिलिटी होती हैं। पहले हमारे ज़माने के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ लेते थे, टाट बिछा करके बैठ जाते थे और उसी में IAS बन जाते थे,
डॉक्टर इंजीनियर बड़े बढ़िया बढ़िया पढ़ करके निकलते थे। अमेरिका और यूरोप के कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर मरने से पहले ही लोग जा कर के अपना अंतिम संस्कार करा के आ जाते हैं, पूरे अपने विश्राम का प्रबंध कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आजकल जो परवरिश बच्चों को मिल रही है, ऐसा नहीं है कि कल को वो हमारा अंतिम संस्कार करें, तो वो पहले से ही अपना संस्कार कर देते हैं। अपनी कब्र के आसपास हरी घास लगवा लो, चाहे फूल लगवा लो, चाहे फव्वारे लगवा लो, जैसा आपको पसंद है वैसी कब्र बनवा लो। अमेरिका में ये सब कुछ आज हो रहा है तो कल भारत में भी आ ही सकता है, क्योंकि भारत के लोग तो किसी की नकल करने में सबसे आगे होते हैं। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं। प्रतिष्ठा यानी समाज में अपना नाम करना, इसको बहुत तरीके से हम कर सकते हैं। अच्छा काम करके भी नाम हो जाता है, पढ़ लिख के विद्वान हो गए तब भी नाम हो जाता है, कुछ अच्छा इन्वेंशन किया तो भी नाम होता है, और कई बार ये नाम हम ऐसे कमाते हैं कि दूसरों के सामने हास्यास्पद बन जाए, हंसी का पात्र बन जाए। तो ये थी एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की, जहाँ पर लोग सिर्फ उपभोग करने के लिए ही जी रहे हैं। लेकिन ये जो समाज है ये कुछ खास लोगों का समाज है, और जो सामान्य लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो सिर्फ इन लोगों को ललचाई हुई नज़रों से देखते हैं। तो अभी तक तो ये सब हंसी मजाक में बताया गया लेखक के द्वारा कि ऐसा हो रहा है समाज में। अब लेखक इसके गंभीर पक्ष में आता है। वो कहता है कि इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है, भारत में ऐसा क्यों हो रहा है कि जो भी एडवर्टाइजमेंट में देखा जा रहा है सामान, वो आजकल बच्चों को चाहिए और वही कुछ खरीदना है। तो सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। कुछ ऐसी समाज भारत में रहा है जिसमें कुछ पैसे वाले लोग होते थे जो पूरे बाकी के समाज को डोमिनेट करके रखते थे, उनके ऊपर अपना प्रभुत्व जमा कर रखते थे। लेखक कहता है कि उपभोक्तावाद भी ऐसा ही कुछ है, जैसे सामंती संस्कृति होती थी पहले, वैसा ही अब उपभोक्तावाद भी है। सामंत तो अब नहीं रहे, सामंती संस्कृति का मुहावरा अब बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। लेखक कहता है हम कितना ही ये बोल लें कि हमारे देश की संस्कृति बहुत विशाल है, बहुत रिच है, लेकिन परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, यानी कि हमारे समाज में बदलाव तो आया ही है और आस्थाओं का शरण हुआ है। जो हमारी आस्थाएं थी, जिन चीज़ों पर हम विश्वास करते थे कि दिखावा नहीं करना है, साधारण जिंदगी जीनी है, उन सब का शरण हुआ है, मतलब वो खत्म हुई हैं, कम हुई हैं। कड़वा सच तो यह है कि हम दिमाग से अभी भी किसी के गुलाम हैं। हमने दिमाग से दूसरों की गुलामी को स्वीकार कर रखा है। हम किसके गुलाम हैं? पश्चिमी सभ्यता के, वेस्टर्न कल्चर के। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। अब जो भारत में डेवलप हो रही है संस्कृति, हमारे जो रीति रिवाज डेवलप हो रहे हैं, हमारा जो बिहेवियर है अब वाला, वो है अनुकरण की संस्कृति, यानी हम दूसरे लोगों की नकल करते हैं। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। हम लोग सभी आधुनिक कहते हैं अपने आप को, मॉडर्न कहते हैं हम लोग कि हम मॉडर्न हो गए हैं। और मॉडर्न कैसे हुए हैं? हमने दूसरे देशों की सारी नकल पकड़ ली और हम अपने आप को मॉडर्न कह रहे हैं। हमने उनका पहनावा ले लिया है, उनका खान पान ले लिया है, उनका रहन सहन ले लिया है वेस्टर्न कंट्रीज़ का, और इसी से हम समझने लगे हैं कि हम मॉडर्न हो गए हैं। और ये जो कंपटीशन चल गया है हमारे समाज में प्रतिष्ठा दिखाने का, अपने आप को ऊंचा दिखाने का, इसमें हमने क्या किया है? हमने अपनी सारी संस्कृति को खो दिया है, बल्कि हम झूठी आधुनिकता ने हमें अपने चंगुल में फंसा लिया है। भारतीय संस्कृति की कंट्रोलिंग पावर कमज़ोर होने के कारण हम आज अपनी दिशा को, हम अपने रास्ते को ही भूल गए हैं। दिग्भ्रमित मतलब रास्ते से हम भटक गए हैं। हमारा समाज, आज की जो पीढ़ी है, जो आज समाज में रहने वाले लोग हैं, वो किसी दूसरे के इशारों पर चल रहे हैं। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो रही है, जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन हो रहा है, उसकी वजह से हमारा जो रहन सहन का ढंग था वो सारा बदल गया। हमारी मानसिकता, हमारी मेंटलिटी, हमारा सोचने का ढंग सब बदल गया है। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। ये जो विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं टेलीविज़न पर, न्यूज़पेपर्स पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लग करके जो विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, इन विज्ञापनों में एक बहुत ही भयानक शक्ति है, और वो शक्ति है सम्मोहन की शक्ति। किसी को भी हिप्नोटाइज कर लेना, अपने वश में कर लेना।
अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा? लेखक को बहुत चिंता है कि जो आज हमारे बच्चों में ये कल्चर फैल गया है कि जो कुछ भी बाजार में आ रहा है उसे खरीद करके उसका उपभोग करना है, नई नई चीज़ें खरीदनी है, चाहे वो हमारे बजट में है या नहीं है, दूसरों के देखा देखी सामान खरीदना है, इसका परिणाम क्या होगा? तो लेखक एक गंभीर चिंता का विषय हमारे सामने लेकर के आया है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम हैं। हमारे पास बिजली कम है, हमारे पास पानी कम है, हमारे पास पेड़ कम है, हमारे पास वन कम है, हमारे पास ऑक्सीजन की मात्रा कम है, लेकिन हम इसका अपव्यय करते चले जा रहे हैं, हम इसकी फिजूल खर्ची कर रहे हैं। जीवन की गुणवत्ता यानी जीवन का जो अच्छा पहलू है वो आलू के चिप्स से नहीं सुधरता। अगर जीवन को हमने सुधारना है तो आलू के चिप्स खा करके या जो कोल्ड ड्रिंक्स के विज्ञापन आ रहे हैं इनको पी करके हमारा जीवन नहीं सुधर सकता है। पिज़्ज़ा और बर्गर कितना भी मॉडर्न हो लेकिन है वो कूड़ा। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है। इस तरह के खान पान से क्या हो रहा है कि हमारे सोसाइटी में अमीर गरीब लोगों के बीच में मतभेद आ रहा है, दूरी बढ़ रही है, लोगों के जीवन में गुस्सा और अशांति फैल रही है। जैसे जैसे हम दिखावे की संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं हमारे समाज में अशांति भी बढ़ रही है, हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो रहा है। यानी जो भारत की प्राचीन संस्कृति थी, सादा जीवन उच्च विचार, उस मूल्यवान संस्कृति को हमने नुकसान पहुंचाया है। हम अपने लक्ष्य से भटक गए हैं और इस तरह से हमारे देश का विकास पीछे छूटता चला जा रहा है। हम गलत मानसिकता लेकर के आधुनिक बनने के चक्कर में अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ रहे हैं, अपने नैतिक मूल्यों को छोड़ रहे हैं और हम व्यक्ति केंद्रित हो रहे हैं। यानी कि हमें अपने आप से मतलब है, हमें दूसरे लोगों से कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ अपने आप को लेकर के सोच रहे हैं और हमारा भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। यानी कि हर वस्तु को हम खरीद लें, ये वाली जो इच्छा है ना, ये अब आसमान को छूने लगी हैं। ये इच्छाएं इतनी बढ़ती जा रही हैं हमारी। हम लेखक कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि ये इस तरह की दौड़ जिसमें हम भाग रहे हैं इस समय, ये कहाँ जाकर रुकेगी। गांधी जी ने कहा था कि अगर हमें किसी दूसरे की नकल करनी है तो उतनी ही करनी चाहिए जितने की हमें आवश्यकता है और जिससे हमारा विकास हो सकता है। हमें दरवाजे और खिड़कियां तो खुली रखनी है कि बाहर की हवा अंदर आए, यानी कि बाहर क्या हो रहा है इसके बारे में हमें पता रहे, लेकिन ये नहीं करना है कि हमें अपने घर की नींव तक हिला देनी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है और हमारे भविष्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो बच्चों, ये था उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ का आसान और सरल शब्दों में अनुवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ का ये अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने सभी मुश्किल शब्दों के अर्थ आपको यहाँ पर समझाए हैं। इसके बाद मैं नीचे आपको कुछ शब्दार्थ दे देती हूँ जिससे आपको इस पाठ को समझने में और भी आसानी हो जाएगी। ये हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति के कुछ शब्दार्थ। पहला है शैली, ढंग, वर्चस्व, प्रधानता, विज्ञापित, सूचित, अनंत जिसका अंत ना हो, सौंदर्य प्रसाधन सुंदरता बढ़ाने वाली सामग्री, परिधान वस्त्र, अस्मिता पहचान, अवमूल्यन मूल्य में गिरावट, शरण नाश, उपनिवेश वह विजित देश जिसमें विजेता राष्ट्र के लोग आकर बस गए हों, प्रतिमान मानदंड, प्रतिस्पर्धा होड़, छद्म बनावटी, दिग्भ्रमित दिशाहीन, वशीकरण वश में करना, अपव्यय फिजूल खर्ची, तात्कालिक उसी समय का परमार्थ दूसरों की भलाई। उम्मीद करती हूँ आपको उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। लाइक का बटन दबा दें और अब मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दुर्गा पाल मैम्स क्लास। प्लीज़ like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.